हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस खास शो युवा में, जहां हम हर बार आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे युवा साथियों से जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। और आज भी ऐसे ही एक युवा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं अनिरुद्ध भट्ट। आप एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं, साथ ही साथ म्यूज़िक और स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है अनिरुद्ध आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लाइक द स्टूडियो, आई लाइक द कॉन्वर्सेशन जो अभी तक हमने की, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग मोर। या वी आर टू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं वो भी आज के इस शो के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे, बहुत एंथुजियास्टिकली इस शो को देख रहे होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रैवल करना जी। तो अपने कुछ रीसेंट जो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं कल ही रात को बाली से वापस आया हूँ इंडिया। मैं बाली में कुछ 6 हफ्ते के लिए था, जहाँ पे मैं वर्क और वेकेशन बैलेंस कर रहा था। मैं रिमोटली काम कर रहा था। आई एम अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। और बाकी के टाइम में जितना दिन था उसमें मैं बाली एक्सप्लोर कर रहा था, बाय द बीच, एट कैफ़ेज़। और बाली में बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं अभी भी उसे पूरा एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। बट ये मेरा मोस्ट रीसेंट कल रात तक का ट्रैवल एक्सपीरियंस था। कल पूरे दिन फ्लाइट के बाद आज मैं यहाँ हूँ आपके साथ। तो आज जब आप इतना सारा ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर वापस आ गए हैं इस शहर में, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको याद आ रही है अपनी वो जो आप वर्केशन की बात कर रहे हैं, उसका कुछ आपको याद आ रहा है? आप मिस कर रहे हैं उन दिनों को? जैसे मैंने कहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत इमर्सिव था। मैं अभी भी उसे एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, अभी भी अंदर ले रहा हूँ। बिल्कुल। और अब तक आप कौन कौन से देशों में घूम चुके हैं? कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अब तक जा चुके हैं? इंडिया में मैं जब बड़ा हो रहा था तब मैं यहाँ पे इंडिया में काफ़ी जगह पे फैमिली के साथ में घूमा हूँ। लेकिन उसके बाद मैं कनाडा, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गया तो मैंने कनाडा, बहुत बड़ी बहुत सुंदर कंट्री है, उसके चारों तरफ घूमा। कनाडा से अमेरिका पास में है, तो अमेरिका में न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, दोनों कोस्ट्स पे घूमने के बाद में साउथ अमेरिका में क्यूबा, और यूरोप में फ्रांस, पोर्टुगल, एम्स्टर्डम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये सब एक्सप्लोर किया। और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके ज़्यादा देखूँ, ज़्यादा सीखूँ, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ बिल्कुल नया सीखने मिलता है जो शायद किताबों में या टीवी पे देख के उतना अच्छे से समझ नहीं आता। तो कुछ 10-15 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जितनी और हो सके उतना करूँ, वाइल बैलेंसिंग वर्क और अदर हॉबीज़ एज वेल। तो आप एशिया में कहाँ कहाँ घूमे हैं अब तक? एशिया में आई वुड से इंडिया। अब इंडिया का हर स्टेट अपने आप में एक देश की तरह है, तो इंडिया के शायद 10-15 स्टेट घूम चुका हूँ। इतना बड़ा है इंडिया, इतना अच्छा, इतना कल्चरल है। और उसके अलावा बाली, इंडोनेशिया मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बट इंडोनेशिया में बाली आइलैंड, नूसा पेनिटा आइलैंड्स और कमोडो आइलैंड्स, जो कि बहुत ही एक्सक्विजिट है, मैं परसों था वहाँ पर। तो इंडोनेशिया, उसके आइलैंड्स और इंडिया के काफ़ी सारी जगह एशिया में अभी तक एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो एक तरह से आप अब्रॉड में भी घूम चुके हैं, आप इंडिया में भी घूम चुके हैं, बहुत सारे स्टेट्स आपने बताए। तो क्या एक डिफरेंस आप महसूस करते हैं अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में और हमारे इंडिया में एज अ ट्रैवलर? ग्रेट क्वेश्चन। इंडिया में एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी है, एक कंफर्ट है। इतने सारे स्टेट्स हैं अलग अलग, लेकिन उसके बावजूद एक कंफर्ट, खाने को लेके, लोगों को लेके, लैंग्वेज को लेके एक कंफर्ट सा महसूस होता है। और कंफर्ट के साथ में, क्योंकि इतना बड़ा और इतना डाइवर्स है इंडिया, आप अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जियोग्राफीज़, इंडिया में पहाड़ भी हैं, इंडिया में समुद्र भी है, आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इट्स अ नाइस बैलेंस ऑफ दैट। लेकिन अब्रॉड में थोड़ा जलवायु बदल जाता है, जियोग्राफी बदल जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है। और जो चीज़ हम इंडिया में सोचते हैं कि ये तो बेसिक ही है, जैसे कि कुछ फूड हो गया, कुछ लैंग्वेज हो गई, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। लोगों का रवैया बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, लोगों की प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल बदल जाती है। तो वो देखना काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है कि कैसे बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से आप अपना एक 24 आवर डे, एक रेगुलर इंसान भी जी सकता है। अब्रॉड में एक बहुत अच्छी चीज़ ये देखी मैंने कि लोग फिटनेस को लेके बहुत पैशनेट हैं जी। हर जिम जाना ऑप्शनल नहीं है, वर्कआउट करना ऑप्शनल नहीं है। आपकी बॉडी का, आपका माइंड का, आपके इमोशंस का केयर करना एक लाइफस्टाइल है, वो एक ऑप्शन नहीं है कि आप सिर्फ जब स्ट्रेस हो जाए तब करें। तो आई थिंक अब्रॉड की वो बात बहुत अच्छी है। और
जिस तरीके से लोग बाग अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपने शहरों को रखते हैं, वो अब्रॉड से सीखने जैसी बात है कि काफ़ी अपना मान के दिल से इन्वेस्ट करके काम करते हैं। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस हैं, बट कॉमन ये है कि दोनों में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। जी हाँ, और हमारा जो देश है कल्चरली बहुत रिच है, बहुत वैरायटी है यहाँ पर डेस्टिनेशंस की भी, और जैसा आपने कहा कि हर जगह कुछ खास बात है। तो अगर युवा साथी चाहें तो वो इस कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और इसमें अपना योगदान भी दे सकते हैं। इसके अलावा अनिरुद्ध, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जी। तो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल आप इतना सारा ट्रैवल कैसे मैनेज करते हैं? यानी कि आपको छुट्टियाँ मिल जाती हैं इतनी सारी ऑफिस से? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एज वेल। वो अभी भी एक बैलेंसिंग एक्ट है, और आई डोंट थिंक कि जितने एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज मुझसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड, टैलेंटेड लोगों के बारे में मैंने सुना है, वो लोग भी उसे कंटिन्यूसली बैलेंस कर रहे होते हैं कि कैसे ट्रैवल, काम, फिटनेस, दूसरे इंटरेस्ट्स को बैलेंस करके चला जाए। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ बैलेंसिंग एक्ट, बट दैट सेड वो कमान थोड़ी खुद हाथ में लेनी होती है। मेरा डे मैं उस तरीके से स्ट्रक्चर करता हूँ, मेरे जॉब में उस तरीके से ढूंढता हूँ कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, मेरी अवेलेबिलिटी, डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, उन सबको कोऑर्डिनेट करके चल सकूं। और उसे अगर आप प्रायोरिटी बना के चलेंगे, अगर आपको सच में उतना एंथुजियाज्म है उसको लेके, तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, मेरा ऐसा मानना है, और मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। तो क्योंकि ट्रैवल प्रायोरिटी है, क्योंकि दूसरी हॉबीज़ प्रायोरिटी हैं, और जॉब करना, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, वो भी एक प्रायोरिटी है। मैं माइंडफुली, इंटेंशनली कोशिश करता हूँ कि उसे ऑर्गेनाइज करके रखूँ और कोई एक दूसरे पे भारी ना पड़ जाए। जी हाँ, यानी कि एक जब हम परफेक्ट लाइफ बैलेंस के साथ में अपने दिन को प्लान करते हैं तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे में अनिरुद्ध, आप म्यूज़िक से भी जुड़े हुए हैं, इतने हेक्टिक शेड्यूल के साथ में आप ट्रैवल भी करते हैं, आप जॉब भी करते हैं, और साथ ही साथ आप म्यूज़िक का भी शौक़ रखते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपकी शुरुआत हुई? जी बिल्कुल। म्यूज़िक में जब बड़ा हो रहा था तब से आई थिंक इंडिया के किसी भी घर में, खास करके कल्चरली एक्स्ट्रा रिच स्टेट्स जैसे राजस्थान में पला बड़ा हूँ मैं, आपके कानों में अपने आप अच्छा म्यूज़िक पड़ता है, राजस्थानी फोक म्यूज़िक पड़ता है। मेरे फैमिली को गज़ल सुनने का शौक़ था, पुराने गाने सुनने का शौक़ था, वो आपके कानों में पड़ता रहता है, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो अपने आप एक इंटरेस्ट डेवलप और ज़्यादा होने लगता है उसमें। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैंने पियानो सीखने से शुरुआत की थी। तब शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आ रहा था, मैं शायद 10 साल का था, मैंने क्लासेस छोड़ दी और थोड़ा गिटार सीखने की तरफ गया, फ्लूट से एक्सपेरिमेंट किया, और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आने लगा म्यूज़िक शॉप्स में जाने में, टाइम स्पेंड करने में। मेरे फ्रेंड्स थे बहुत सारे, थैंकफुली कॉलेज में, जो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट, अपनी अपनी सिंगिंग, अपने अपने म्यूज़िक इन्फ्लुएंस के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो आई थिंक वहाँ से ये इंटरेस्ट कंटिन्यूसली डेवलप होता चला गया। हमेशा ऐसे मौके मिले कि मुझे गाने का, बजाने का, सुनाने का और सुनने का मौका मिलता रहा। जी, तो आज हम और हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे आपकी पसंद का कुछ। अब आपको पुराने गानों की बात हो रही है, कुछ भी आपकी पसंद फेवरेट गाना है आपका? कोई भी आपकी चॉइस का कोई भी सॉन्ग आप हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहें, कुछ लाइंस। एक गज़ल आजकल सुन रहा हूँ थोड़ा सा, उसी में कोशिश कर लेता हूँ। जी। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, सारी दुनिया के रंजो गम देकर, सारी दुनिया के रंजो गम देकर, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। थैंक यू। मैं थोड़ा सा नर्वस था,
जी। लेकिन ये वन ऑफ माय फेवरेट गज़ल्स है जो मैं पिछले कुछ टाइम से सुनता जा रहा हूँ, जहन में घूम रही थी, मैंने सोचा जी। उसी पे थोड़ा सा कोशिश करते बहुत हैं। सुंदर, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इतनी मुश्किल गज़ल को इतनी आसानी से Thank you. और इतने बेहतरीन तरीके से आपने हमें सुनाया, और डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये बहुत पसंद आया होगा। Thank you. तो अनिरुद्ध, आप क्योंकि म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि अगर कोई म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है या म्यूज़िक सीखना चाहता है तो वो शुरुआत कहाँ से करे? यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने से शुरुआत करे या फिर सिंगिंग से उसे शुरुआत करनी चाहिए? कहाँ से शुरू करके थोड़ा सफ़र जो है वो आसान हो जाता है? ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास में। नहीं, इसके अलावा भी अगर आप कुछ बताना चाहें तो डेफिनेटली बताएं। आई वुड से शुरुआत करें अपने अंदर की बात सुन के। आई थिंक बहुत पावरफुल है वो वॉइस। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ। ग्रोइंग अप इन इंडिया, ग्रोइंग अप विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हॉबीज़, इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर पाना। लेकिन अगर आपको अंदर से किसी चीज़ की तरफ पुल आ रहा है, आई वुड से वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। मैं किस्मत से उस तरफ से शुरुआत कर पाया। आपको लग रहा है कि आपको कुछ बजाना चाहिए, आप उससे शुरुआत करें। आप ज़रूरी नहीं है कि उसमें करियर बना लेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको दूसरे पे ले जाएगी। तो अगर आपको गाने का शौक़ है, आप तुरंत गाना सीखना शुरू करें। इंडिया में होने का फ़ायदा ये है, मेरा अभी इंडिया में होने का हाफ द रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे जाके मेरी टीचर डॉक्टर प्रीति शर्मा जी से म्यूज़िक सीख सकता हूँ इन पर्सन। तो आप आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। इट डजेंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, इट डजेंट हैव टू बी इट डजेंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे सुने, अपने मन की बात सुने और उसे सीखना शुरू करें। क्योंकि मैंने बिना सीखे हुए भी म्यूज़िक अटेम्प्ट किया है, सीख के भी म्यूज़िक अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और सीखने से आपको बहुत सारी नुआंसेस, फंडामेंटल समझ में आने लगते हैं। तो हाँ, यही कहूँगा मैं कि आप सीखें और उसे करते रहें जहाँ पे भी टाइम मिले। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको टोक रहा है या अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है आपके आसपास कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक एक आर्ट फॉर्म है और बहुत ही ब्यूटीफुल, रिस्पेक्टफुल आर्ट फॉर्म है। आप अपने मन की सुने, आप उसे सीखने की कोशिश करें और जितना हो सके सुने, जितना हो सके परफॉर्म करें, चाहे खुद के लिए, चाहे बाथरूम में गाएं। लेकिन जब तक आप उससे जुड़े हुए हैं, वो आपको जितना आप म्यूज़िक को देंगे उससे ज़्यादा ही आपको वापस मिलता है। तो आप कार में गाना पसंद करते हैं या फिर बाथरूम सिंगर हैं आप? मैं मतलब सीखने से पहले, अभी तो आप ऑब्वियसली सीख रहे हैं तो आप एक ट्रेंड सिंगर हैं, लेकिन इससे पहले का जो सफ़र था तो आप क्या पसंद करते हैं, कार में गाना गाना या फिर बाथरूम में? आई थिंक उससे पहले मेरे पास में कार नहीं हुआ करती थी और हम लोग जस्ट बाइक पे निकल जाया करते थे दोस्त लोग। तो बाइक पे गाया है हमने, बाथरूम में गाया है, घर जहाँ बैठे हैं वहाँ पे गाया है, बस में गाया है, ट्रेन में गाया है, प्लेन में गाया है। गुनगुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप से जब चाहें जहाँ चाहें गुनगुना सकते हैं। और म्यूज़िक एक बहुत अच्छा मेडिटेशन और साइंटिफिक प्रूफ है इसका, जितना मैंने पढ़ा है, जितना समझा है, कि वो आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी बॉडी को एक काम, कंपोज्ड, बैलेंस स्टेट में रखने में मदद करता है। गुनगुनाने के भी फ़ायदे हैं, गाने के भी फ़ायदे हैं, स्टेज पे परफॉर्म करने के अपने फ़ायदे हैं और उसी के डिजिटल कंटेंट बनाने के भी फ़ायदे हैं। तो जहाँ हो सके गुनगुना लीजिए, जहाँ हो सके गा लीजिए। बिल्कुल। और जितने भी हमारे जो युवा साथी हैं वो भी अगर ट्रेंड सिंगर ना हो तो भी अपना अगर शौक़ है गाना गाने का तो गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन में, जैसा अनिरुद्ध ने कहा, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी हॉबीज़ को, अपने शौक़ को पहचान कर उसे परस्यू करना। तो आप भी ऐसा करते चाहिए। अनिरुद्ध, आप स्पिरिचुअल भी हैं, तो आपकी क्या डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की? कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं इसको? वेल, मेरी डेफिनेशन, आई थिंक मैं उसे डिफ़ाइन, क्योंकि वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेशन में ये कहूँगा कि जैसे आपने वर्ड यूज़ किया स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से एनीवन हु हैज़ अ स्पिरिट इज़ स्पिरिचुअल, ईदर इफ़ यू नो इट और नॉट। जैसे हमारे पास में बॉडी है, हम फिजिकल है, अगर स्पिरिट है हम स्पिरिचुअल हैं। और आई थिंक हम सब में एक स्पिरिट है जो हमें ड्राइव करती है कुछ ना कुछ करने के लिए। आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कोई डांस करने की कोशिश कर रहा है, कोई कंप्यूटर सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक मेरी डेफिनेशन यही है कि वो जो स्पिरिट है उसको हम कितना इंटेंशनल होकर कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारे सिस्टम को कितना बैलेंस्ड रख सकते हैं कि उस स्पिरिट के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए और हम उस स्पिरिट को फॉलो कर पाएँ।
अगर ट्रैवल करना है, अगर म्यूज़िक करना है, अगर डेस्क जॉब करना है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसे आप कैसे स्पिरिटेड, जैसा बोलते हैं इंग्लिश में, कि ये बहुत स्पिरिटेड है। आई थिंक मेरी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिटेड, वो सब साथ में चलता है मेरे दिमाग में। तो क्या आप रोज़ मेडिटेट करते हैं, और प्रेयर्स में आप कितना यकीन करते हैं? वेल, पहला क्वेश्चन, मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना मेडिटेटिव रह सकूँ और अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी प्रैक्टिसेस जो मुझे मिली हैं वो मैं कंटिन्यू कर सकूँ। प्रेयर्स में मैं बहुत बिलीफ रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे स्पिरिट है वैसे हायर पावर है, और हम बहुत एरोगेंट होंगे ये मानने के लिए कि हम एक एब्सोल्युटली इंडिविजुअल एंटिटी हैं और हमसे बड़ा दुनिया में कोई और नहीं है। जहाँ लोग ऐसा मान रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके के डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो प्रेयर्स में मेरा काफ़ी मानना है, मैंने पर्सनली उसके बेनिफिट्स रीप किए हैं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से मैं मानता हूँ कि it's better to be in tune, like prayers are a way of being in tune with the universe, with people around you. और प्रेयर का एक मकसद या मामला ये भी है कि आप अपने से हायर पावर को सरेंडर कर रहे हैं, तभी आप उसे प्रे कर रहे हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं मानता हूँ, और हमारे स्कूल सिस्टम्स या हमारे कल्चर में भी एक ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेयर, जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, आपके आसपास इतना प्रेयरफुल आपको देखने मिलता है जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज मिस कर रही हैं, और वो इंडिया आके, बाली आके, उन्हें ये रियलाइज होता है कि प्रेयर में कितनी शक्ति है, और वो कीर्तन करने लगते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी में और डीप हो जाते हैं। तो आई थिंक प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल, एंड सबकी अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है और प्रैक्टिसेस हैं, and yeah, I feel like it's a great thing, and it should be talked more about as we are moving more towards a technological revolution और modernization के साथ उसको भी उतना ही बैलेंस और प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। जी, तो चलिए अब वक्त हो गया है एक रैपिड फायर राउंड का। मैं आपसे कुछ बहुत ही तेज़ी से कुछ सवाल पूछूंगी, और आपको उतनी ही तेज़ी से जो पहला जवाब आपके दिमाग में आता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो करें शुरू। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, इंडिया एंड अब्रॉड? वन ईच। So one for Rajasthan, one for India, one for abroad. Yeah. Wow, Rajasthan. There are so many places in Rajasthan, but I would say for an authentic Rajasthani sort of traditional desert experience, visit Jaisalmer, which I have also heard about. I have never been there. और अपने experience से मैं बोलूँगा कि उदयपुर एक बहुत ही अलग फ्लेवर का एक्सपीरियंस है राजस्थान का। आप खुद भी उदयपुर से ही हैं? जी, सॉरी, आपने पकड़ लिया, लेकिन मैं अपना पर्सनल प्रमोशन कर रहा था। लेकिन उदयपुर एक बहुत अच्छी, बहुत वंडरफुल, ब्यूटीफुल सिटी है। आप आएँ और एक्सप्लोर करें। और इंडिया में आई वुड से ये बहुत मुश्किल है चुनना। ये आपने ऐसा पूछ लिया कि एक पूरा कॉन्टिनेंट में एक जगह बताएं। आपकी सबसे फेवरेट कौन सी जगह है? कोयम्बटूर के आसपास में एक आश्रम में मैं अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ जब हो सके। आई थिंक वो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट जगह है अभी की तारीख में। और अब्रॉड? अब्रॉड में You have to be quick. ये एक रैपिड फायर राउंड है, I would just say Bali in the interest of time, क्योंकि most recently मैं वहाँ था और मैं अभी भी absorb कर रहा हूँ experience. लेकिन it's very difficult to choose one. But in summary, I would say, yeah, sure, Bali. It's been great. Okay. So, who was your first crush? ये syllabus में नहीं था. स्कूल टाइम पे. Okay. स्कूल टाइम पे अब बात करना शायद appropriate नहीं है. जी. So, if you had to choose one thing between travel and music, what would be? What it would be and why? I would probably choose travel, because when I'm traveling, I'm solo traveling and I can do music. No one would notice. Okay. So 3 dream destinations you want to visit. Okay. Which you haven't visited, but you want to. Good question. Yeah. एक जैसलमेर ही बोल लेते हैं, उस बारे में बात हुई। राजस्थान का होने के नाते जैसलमेर जाना मेरा फ़र्ज़ बनता है इस टाइम पे। अंटार्कटिका जाना चाहूँगा मैं किसी एक्सपेडिशन पे, अगर कभी पॉसिबल हो पाया। बट वो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म ड्रीम होगा। और राइट अवे आई थिंक पेरू और इटली जाने की काफ़ी इच्छा है, दोनों के अपने अपने नेचर और कल्चरल बेनिफिट्स की वजह से। सो नाउ यू हैव टू चूज़ वन। ओके। ट्रैवल विद योर क्रश इन बॉलीवुड or a music project with A.R. Rahman? Travel with my crush to Bollywood. Crush in Bollywood, like whosoever is your crush in Bollywood. Okay. So travel with them or a music project with A.R. Rahman. What would you prefer?
A music project with A.R. Rahman. That would be Okay. legendary. Yeah. And no traveling with your Bollywood crush? By the way, who is your Bollywood crush? I don't think I have a Bollywood crush anymore. I mean, they're all great people. They're all doing great art. But I don't feel like a celebrity crush in Bollywood as much. Okay. Yeah. So अगर आपके पास इतने सारे पैसे हों कि आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप क्या करेंगे फिर? Well, I think मैं जो कर रहा हूँ उसी को थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिफाइड करने की कोशिश करूँगा. I love the job that I'm doing right now because with the job, I'm helping some people in need, some philanthropy NGOs all over the world. तो मेरे जॉब का रीज़न ऑफ कोर्स अर्निंग एंड लर्निंग के साथ में एक इम्पैक्ट डिलीवर करना भी है. आई थिंक मुझे सॉफ्टवेयर को लेके भी उतना ही पैशन है, तो मैं उसे कंटिन्यू रखूँगा अपने तरीके से. लेकिन आई वुड इन्वेस्ट मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल, म्यूज़िक, और इसे बस दिन का शायद 1 घंटा ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा डेली. ओके. तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जवाब दिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे. तो अब आगे बढ़ते हैं, सवालों का जी. सिलसिला जारी रहेगा फ़िलहाल. तो आप ये बताइए कि आज का जो युवा है, जो हमारा यूथ है, वो बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है. जैसे अगर हम वर्क लाइफ की बात करें या फिर हम स्टडीज़ की बात करें या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी है, तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है यूथ को. ऐसे में ट्रैवल, म्यूज़िक और स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिटेशन उन्हें किस तरीके से हेल्प कर सकता है इन सभी चीज़ों से ओवरकम करने में या फिर इन सब चीज़ों से कोप अप करने में? ग्रेट क्वेश्चन. आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल डिस्कशन आज की तारीख में अगर मुझसे पूछा जाए तो हर फ्रेंड ग्रुप में, हर फैमिली में, हर कम्युनिटी में, हर गली मोहल्ले में, हर दोस्त में, हर क्रश के साथ, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, आप जहाँ पूछें वो ये डिस्कशन और ये क्वेश्चन होना चाहिए जो आपने पूछा. सो थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. जी. मैं सिर्फ इस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. किसी को सजेस्ट या किसी को प्रीच नहीं कर पाऊँगा. लेकिन आई थिंक ये चीज़ें, इनके साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और पर्सनल बेनिफिट्स हैं जो आपको उस स्ट्रेस से डायरेक्टली कोप अप करने में हेल्प करते हैं. जैसे मैंने आपको म्यूज़िक का एग्जांपल दिया. जी. म्यूज़िक आपके सिस्टम को, आप कभी सोच के अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाएंगे. जी. ये एक चीज़ स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन आपको सिखाता है. तो उसकी टेक्निक्स हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको डायरेक्टली आपका नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी, आपका मूड, आपका इमोशनल स्टेट एंड आपके रिलेशन विद अदर पीपल रेगुलेट करने में हेल्प करता है. मेडिटेशन के अपने बेनिफिट्स हैं, म्यूज़िक के प्रूवन बेनिफिट्स हैं, प्रेयर की हमने बात की. तो ये सारी जो चीज़ें जो इंडिया में, आई थिंक ये सालों से, हज़ारों साल से इंडिया इज़ अ होस्ट ऑफ दैट. इंडिया में बुद्धिज़्म बॉर्न हुआ था एक पॉइंट पे. जी. तो आई फील लाइक इनके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं सिर्फ पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट होती है. और हम एक पोस्ट कॉलोनियल 1947 के बाद अपनी इकोनॉमी, अपने हाउस होल्ड्स, अपने सर्वाइवल बिल्ड करने पे इतना फोकस थे कि हमने शायद कहीं इन पे फोकस छोड़ दिया. हालांकि ग्रिप नहीं छूटी, क्योंकि वो इतना इनग्रेन्ड है हमारे कल्चर में, वो आपको गली मोहल्लों में दिख ही जाएगा. तो आई थिंक जितना हम इसमें अपने आप को एजुकेट करें, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट, इंटरनेट सबके पास है आजकल, यूट्यूब सबके पास है, इंस्टाग्राम सबके पास है, और वहाँ भी कंटेंट पूरा है इस सेक्टर का भी. हम एजुकेट करें, हम अपना पैशन आइडेंटिफाई करें, हम अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट्स, फ्रेंड्स और जो बचपना सा है एक, हमें उसे नहीं छोड़ें, उसे कंटिन्यू रखें. जो हमें अलाइव, स्पिरिचुअल, स्पिरिटेड, वाइब्रेंट फील कराता है. और बेनिफिट्स आप, इट्स डिफरेंट फॉर एनीवन, तो आप पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करेंगे कुछ टाइम के बाद में. मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना वाउच कर सकता हूँ एटलीस्ट. तो ये बात हो गई कि हमारे युवा दोस्त जो हैं वो किस तरीके से इन चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं. लेकिन अगर कभी आपको पर्सनली किसी ब्रेकअप की सिचुएशन से निकलना पड़े तो आप कैसे उस सिचुएशन में कोप अप करेंगे? कभी ऐसा हुआ है? निकलना पड़े, काश ये एक सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है जिस बारे में सोच रहे हैं. जी. खैर, लाइफ है, लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट द हाइज. लाइफ में लोज भी हैं, हाइज भी हैं. आई हैव हैड माई शेयर ऑफ दोज एज वेल. वो भी एक लेसन है अगर आप उसे कंस्ट्रक्टिवली देखें. जी. आप उससे सीखते हैं. हालांकि आई डोंट विश एनीवन हैज़ टू गो थ्रू दैट. होपफुली आई ड्रीम ऑफ, आई थिंक ऑफ हैप्पी कम्युनिटी, एवरीवन's वेरी हेल्दी विद ईच अदर. लेकिन हम इतने सारे लोग रह रहे हैं, द पॉपुलेशन इज़ लाइक 8 बिलियन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. जी.
तो आई फील लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश करें कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना हो सके उसमें इन्वेस्ट कर सकें, उसे बचा सकें। लेकिन जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि अगर ब्रेकअप से निकलना पड़े, तो आई थिंक बीइंग फोकस्ड ऑन व्हाट यू लाइक डूइंग इंडिविजुअली, regardless of what society thinks of it, what your family thinks of it, आप as a personality आप खुद क्या करना चाहते हैं, खुद किस काम से आपको स्पिरिचुअल या फिर स्पिरिटेड फील होता है, आप उस पर फोकस करें, अपने पैशंस ना छोड़ें, म्यूज़िक सुने, ढेर सारा म्यूज़िक सुने, और कोशिश करें कि इंटॉक्सिकेंट्स या फिर जो इजी ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें हैं जिनसे इजी रिलीफ मिल जाता है आपको, उस तरफ ना जाएं। मुश्किल है, लेकिन ये सारे टाइम एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। एक्सरसाइजेस आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फिटनेस पे कंटिन्यूसली काम करते रहें। प्लीज़ वेट ना करें कि ब्रेकअप होगा उसके बाद में हम उस पे शुरुआत करेंगे। जी। आप अपने आप को हेल्दी रखें, वो आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, एंड दैट्स प्रोबेबली द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। यानी कि सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद को प्यार ना कर पाएंगे, आप किसी और से मोहब्बत शेयर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अनिरुद्ध, आप एक टेक्नोक्रेट हैं, तो आज का जो युवा है वो बहुत सारी इन टेक्नोलॉजी की जो फील्ड्स हैं उनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास किस फील्ड में है? टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें कहाँ मिल सकती है? आई थिंक ऑल्सो अनदर ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि हम कई बार जब व्हेन आई वाज यंगर, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हमारी इंजीनियरिंग या कंप्यूटर्स की स्टडीज़ कर रहे हैं, तब उतना एक्सपोजर इस बात पे नहीं मिल पाता कि इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या हो रहा है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर क्या हो रहा है। आई फील टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड। एआई किसी की जॉब रातों रात नहीं चुरा रहा है। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप टैलेंटेड इज़ फाइन, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, टैलेंट सिर्फ आपको उसमें स्टार्ट देगा, लेकिन आप दिमाग खुला रखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली आप सीखने के लिए एक्साइटेड हैं। 10 साल बाद भी अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो आप उसे नया सीखने में उतने ही एक्साइटेड, उतने ही इंटरेस्टेड हैं। आई फील लाइक टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड, और टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ऑपरेशंस, क्लाइंट कंसल्टिंग, एआई, मशीन लर्निंग, इट्स एंडलेस। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है, कभी भी डिसहार्टन फील ना करें। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर्स की तरफ इंटरेस्टेड हैं, आप अपने आप को उसमें एजुकेट करते रहें कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है और आप कहाँ बेस्ट अपने आप को फिट होते देखते हैं। जी, तो हमने बहुत सारी बातें की अनिरुद्ध आपसे, लेकिन जाते जाते जो हमारे यूथ जो हमारा ये शो देख रहा है, उन्हें आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? Not a message. I just want to share with you, like you are all my friends, like I would do to my other friends as well, कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ ऑर्गेनाइज खुद करें। वो आपके खुद के इंटरेस्ट हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे ही है उसकी, कि आप कैसे उसे होन करते हैं, कैसे आप उसे डेवलप करते हैं। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप उसे ना छोड़ें। वो ये नैरेटिव काफ़ी एक गलत सा बना हुआ है हमारे आसपास, आई थिंक, कि ये सिर्फ स्कूल की चीज़ें हैं और उसके बाद आपको ग्रो अप होके एक सेट सोसाइटल फ्रेमवर्क में फिट हो जाना है। आप वो करते रहें जो आपको खुश महसूस कराता है, जो आपको अलाइव महसूस कराता है। और अगर आप ये करते रहेंगे तो बाकी सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने जर्नीज़ हैं, वो आपको आई थिंक अपने आप उस ट्रैक पे ले जाती रहेंगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और होपफुली आप सब भी उसे प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। जी, तो अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच। आज आप यहाँ पर आए और हमारे साथ में शो के ज़रिए हमारे जो युवा दोस्त हैं उनके साथ आप जुड़े, और हमने आपकी बातों से यही जाना कि अगर हम अपने शौक़ के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और अपने आप से प्यार करते हैं, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो यही है लाइफ में कि आप अपने आप से प्यार करें, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और इस छोटी सी लाइफ में हम यहाँ पर खुश रहने के लिए और एक्सपीरियंसेस बटोरने के लिए ही आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध आपका कि आप यहाँ पर आए, एंड आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो युवा कार्यक्रम देख रहे थे, उन्हें भी ढेर सारा धन्यवाद।